मार्केट्स में राकेश झुनझुनवाला का है। शेयर मार्केट्स के इस दिग्गज निवेशक को कोई बिग बुल बुलाता है तो कोई इन्हें भारत का वॉरेन बफेट समझता है। वैल्यू क्रिएशन की जो मिसाल राकेश झुनझुनवाला ने पेश की है वैसा कोई दूसरा नहीं मिलता है। यही वजह है कि राकेश झुनझुनवाला के फैसलों का इंतजार बड़े से बड़े निवेशकों को रहता है। निवेशक ये जानना चाहते हैं कि वो किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं और किससे बाहर निकल रहे हैं। सभी को बिग बुल के कमाई के मंत्र का इंतजार रहता है। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं कि बिग बुल के बिग बेट्स क्या है। आप लोग सोच रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्लू बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की क्यों बातचीत कर रहे हैं आज के फ्राइडे स्पेशल में। वो दरअसल इस वीकेंड में बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशंस की तैयारी हो रही है। दरअसल बिग बुल का 60th बर्थडे है, तो आज आप हर जगह देख रहे होंगे बिग बुल की चर्चा होती हुई। इसीलिए हमने कहा क्यों ना एक काम करा जाए, बिग बुल के जो टॉप बेट्स हैं जिसे हमने नाम दिया है बिग बुल बिग बेट्स, उन पे आज बातचीत करी जाए, समझा जाए हमारे आपके लिए निवेश के मौके कहाँ हैं। आइडिया बेसिकली आया उनके जन्मदिन के फेस्टिविटीज को लेकर, लेकिन हमारा काम है कि कुछ बेहतरीन स्टॉक्स डिस्कस करना। तो आज उसी कड़ी में बिग बुल के बेट्स को हमने पिरो लिया, उन स्टॉक्स को, और उनकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा में मदद करेंगे सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह। आप दोनों का स्वागत है। इन दोनों से मैं बिग बुल की बिग बेट्स पे बातचीत और डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन शुरुआत में आपको स्क्रीन पे मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा भी नजर आएंगे और सुमित से दरअसल जानने की कोशिश ये होगी कि बिग बुल की जो हम लोग बिग बेट्स की बात करते हैं, इतनी चर्चा होती है, बहुत पैसा उन्होंने कमाया, कब आए थे, क्या लेके आए थे और कहां पहुंच गए, किस मुकाम पे। तो सुमित थोड़ा सा उस जिस्ट को हाईलाइट करेंगे, उस पोर्टफोलियो को हाईलाइट करेंगे बिग बुल के। तो सुमित के साथ ही शुरुआत करता हूं। सुमित, समझाएं किस तरह का मूल्यांकन इस समय कोटेड इन्वेस्टमेंट्स का है बिग बुल के, कौन से बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाल फिलहाल किस तरह की हरकत हुई है पोर्टफोलियो में। शुक्रिया आशीष। देखिए, बिग बुल को सब जानते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स को भी कोई छुपा नहीं सकता। जैसी खबर आती है शेयरों में अपने आप ही रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन अलग अलग माध्यम से वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपने नाम से, अपनी धर्मपत्नी के नाम से, अपनी जो फर्म है उसके नाम से। तो अलग अलग तरह से उनकी पोजीशंस को देखा गया है। कुल मिला के 30 के करीब ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर उनकी पोजीशंस हैं, जो उनका पोर्टफोलियो कंपोज करता है। समय समय पर उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते घटाते रहते हैं, लेकिन इनकी जो ओवरऑल मूल्यांकन किया जाए तो करीब करीब 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बैठती है। उनके खुद के नाम से जो पोजीशन है उसी की वैल्यू करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और बाकी उनके जो अदर एसोसिएट नेम्स हैं उसके हिसाब से जो फर्म है उसकी वैल्यू करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इनके पोर्टफोलियो में करीब ऑन एन एवरेज 11% का एक डिक्लाइन इस साल देखने को मिला है। ऑन एन एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें एक जोरदार रिटर्न रहा है 100% से ज्यादा का, कुछ शेयर टूटे भी हैं, कुछ अभी एक रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस इनका पोर्टफोलियो लोअर लेवल से या फिर इस साल में YTD में करीब करीब 1% का एक जंप दिखा चुका है। साल भर में पिछले साल के कंपैरिजन में 11% टूटा और इस साल अब तक 1% का एक जंप आया। मेजरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एग्रीकल्चर इनके पोर्टफोलियो का मेन हिस्सा है, जैसे टाइटन हुआ या फार्मास्यूटिकल, लुपिन जैसी कंपनीज और अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनीज के अंदर कुछ हद तक हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। रिटेल, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि अपनी पोजीशंस रखते हैं। मेजरली लेस एक्सपोजर जो है वो इनका फाइनेंशियल्स में है, जैसे फेडरल बैंक जैसे या करूर व्यासा बैंक जैसे बैंक्स जो है जहां पर इनका एक्सपोजर है। 2-3 कंपनीज जहां पर रिसेंटली पोजीशन बढ़ाई है, उसमें एक रैलिस इंडिया है, टाइटन है, जुबिलेंट लाइफ है जिसके अंदर पोजीशन बढ़ाई है, VIP इंडस्ट्रीज जो कि रिसेंटली काफी करेक्ट हुआ है। इन कंपनीज में उनकी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पिछले कई सालों से या दशक से होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो 15,000 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसका करंट मूल्यांकन है। इस तरह की वेल्थ बिग बुल ने ओवर द इयर्स शेयर मार्केट से कमाई है, और अब तो खैर काफी सारे अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, वो अलग कहानी। लेकिन तो आज करना क्या है, सुमित ने आपको पोर्टफोलियो का एक जिस्ट दिया, पर अब उस पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स, उन सब का डिस्कशन करना लॉजिक भी नहीं था। तो बिग बुल की जो बड़ी बेट्स हैं
या ऐसे जो स्टॉक जो हाल फिलहाल खबरों में है, चर्चा में है, उन स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट करा है जिस पर दो देश के जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, मदद करेंगे। हम ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन बिग बेट्स में से हमारे और आपके लिए भी कहीं मौके हैं क्या निवेश करने के। शुरुआत कर रहा हूं गौरांग सर आपके साथ, और क्विकली, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कवर हो जाए, इसीलिए मैं बीच की बातचीत को खत्म करके सीधे सीधे स्टॉक्स पे उतर रहा हूं। पहली कंपनी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, वो है टाइटन कंपनी। और ये बिग बुल ने सबसे तगड़ी वेल्थ मेरे ख्याल से इसी कंपनी के जरिए क्रिएट करी थी ओवर द इयर्स। आज भी बिग बुल 5.5% का स्टेक ओन करते हैं। इस कंपनी का मूल्यांकन है 88,000 करोड़ रुपए के आसपास का, यानी कि बिग बुल का जो स्टेक है। अच्छा, मैं बिग बुल का स्टेक कह रहा हूं, जैसे सुमित ने कहा, एक तो अपने नाम से इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा अपनी पत्नी रेखा झुंझुनवाला के नाम से इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अपने एंटरप्राइज रारे एंटरप्राइज, या कई लोग उसे रेयर एंटरप्राइज कहते हैं, उससे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं जहां जहां बिग बुल का एक्सपोजर है। तो आरजे का स्टेक इस समय इस कंपनी में जो है उसकी वैल्यू है 4,900 करोड़ रुपए के आसपास की। और एक स्लो डाउन इस पैंडेमिक के बीच में, आप जानते हैं टाइटन का स्टॉक थोड़ा सा परफॉर्म ठंडा करा है ऑफ लेट, हालांकि लोस से कुछ रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी ईयर टिल डेट 15% डाउन। पिछले साल जब इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करा होगा तब से अब के बीच में 25% इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे गई है। पर टाइटन कंपनी, गौरांग, क्या करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास जहां पे ये स्टॉक खड़ा है? बिग बुल का इन्वेस्टमेंट अपनी कहानी, किस साल कब लिया था, कितने सालों से होल्ड कर रहे हैं, एक फ्रेश इन्वेस्टर के तौर पे मुझे समझाइएगा। क्या टाइटन कंपनी इस समय इन्वेस्टमेंट के रडार पे रखूं, खरीद के चलूं क्या सर? धन्यवाद आशीष, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से इतिहास और तारीख गवाह है, जब से राकेश जी का निवेश इस कंपनी में रहा है, और एक सबसे मेरे ख्याल से पुराना निवेश इनका इसी कंपनी में है, और कई सालों से ये निवेश बरकरार है। हमारी भी खरीदारी की कवायद इस कंपनी पर है, और उसकी वजह एक नहीं दो तीन है। पहले तो जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार और सोने के दाम, जैसे सुनने में आ रहा है कि 1750-1800 डॉलर से करीबन 2000-2200 डॉलर तक जाने की संभावना है। तो एक गणित लगा करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रुपए में सोने का दाम क्या होगा। उसके साथ साथ पिछले कई तिमाहियों से हम ये देख रहे हैं कि रिस्ट वॉच जो सेगमेंट है, जो कि काफ़ी बड़ा योगदान बैलेंस शीट पे आता है, वहाँ से परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर होते जा रहा है, और आने वाले समय में यहाँ पर रुझान बेहतर होने की पूरी संभावना। आई केयर और एक्सेसरीज का जो कारोबार है, वहाँ से भी सुधार होते हुए दिखता है। तो कुल मिलाकर के आप हमें पूछे तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए निवेश करने का बढ़िया मौका है टाइटन कंपनी। हाँ, तो ये पहले ही स्टॉक जिसकी चर्चा हुई, रीसेंट करेक्शन दरअसल बेहतरीन मौके हो सकते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के। वैसे गलत कंपनी के साथ चर्चा की शुरुआत हो गई, क्योंकि गौरांग सर ने पहले ही बता दिया कि सोने के दाम यहां खड़े हैं, अभी भी और बढ़ने की उम्मीद है। और घर पे लोग जब सुन लेते हैं तो घर जाके पता चलता है कि भाई सोने के दाम बढ़ने वाले हैं, जो खरीदना अभी खरीद लो। तो जबरदस्ती का प्रेशर बनाते हैं गौरांग सर एकदम से शो के स्टार्ट में ही। पर टाइटन कंपनी इस समय अट्रैक्टिव खड़ी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। रीसेंट करेक्शंस बहुत अट्रैक्टिव है स्टॉक के लिहाज से, रडार पर रखिएगा खरीदने के मौके। दूसरा स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट करा बिग बुल के पोर्टफोलियो से, एक और उनका तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो है एस्कॉट्स में। और रिसेंटली आपने देखा ही है किस तरह से कंपनी खबरों में आई है, और क्या गजब की रिकवरी, क्या गजब का मूव, अपने ऑल टाइम हाईज पर जाके स्टॉक खड़ा हुआ है। इसीलिए इसको भी मैंने सिलेक्ट करा है। क्या सिलेक्ट करने की भी वजह थी कि टाइटन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी दरअसल एस्कॉट्स में ही है बिग बुल का इस समय करंट मार्केट वैल्यूएशंस के लिहाज से। एस्कॉट्स का जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। तो राकेश झुंझुनवाला साहब का और तमाम एंटरप्राइजेस का जो कुल मिलाकर इनका जो एक्सपोजर है ऑलमोस्ट 7.5% का है। रीसेंट रैली के बाद ये जो एस्कॉट्स है ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के मार्केट कैप कमांड कर रही है, और आरजे के स्टेक का इस समय वैल्यूएशन हो जाता है 955 करोड़ रुपए का। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए राकेश झुंझुनवाला के यहां पे बन रहे हैं। और ये स्टॉक, जैसे मैंने कहा, गजब का परफॉर्मेंस है। ईयर टिल डेट, यानी कि इस साल की शुरुआत से अब तक 65%, और राकेश जी के पिछले बर्थडे से अब तक तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट दोगुना होने की कगार पे खड़ा हुआ है। इस तरह की वेल्थ इनके लिए क्रिएट करके दे दी है एस्कॉट्स ने। लेकिन एस्कॉट्स वाकई बहुत स्ट्रांग मोमेंटम, लेकिन अब इतनी तेजी के बाद क्या और रूम है हम और आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट एस्कॉट में करने चाहिए, या एस्कॉट को रडार पे रखें, इवेंचुअली अच्छा मौका मिले तो एंट्री करनी चाहिए? क्या उस लायक है ये स्टॉक या नहीं? सेठी सर, क्या कॉल होगा आपको एस्कॉट्स को लेकर? गुड आफ्टरनून आशीष। सबसे पहले तो जो भारत के सबसे सफलतम इन्वेस्टर और भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला जी का कल जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस हिम विद
लोड्स ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ। अब बाकी जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है और हमने देखा पिछले एक महीने में भी बहुत ही शानदार रनअप इस स्टॉक ने दिया। अपने लाइफ हाइज या 52 वीक हाइज के आसपास ये स्टॉक चलता है और कल जो मंथली सेल्स नंबर्स भी इस कंपनी ने अपने ट्रैक्टर सेल्स के दिए, काफी शानदार थे। ट्रैक्टर डिवीजन अच्छा कर रहा है, रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है और इस लॉकडाउन के बीच में भी जो एग्रीकल्चर या जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है मुझे लगता है, बट चूंकि एक रैली ऑलरेडी बन चुकी है तो होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पे। फ्रेश खरीदारी के लिए कुछ डिक्लाइंस का इंतजार करना चाहिए। जब भी बाजार में सेंटिमेंट्स खराब होते हैं और स्टॉक डिक्लाइन करता है तो मुझे लगता है वो एक अच्छा मौका होगा इस स्टॉक में खरीदारी करने का। बाकी एक शानदार कंपनी है, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है मेरा। इसमें एक साल का लक्ष्य रहेगा 1250 रुपए। तो आप कह रहे हो गिरावट पे खरीदारी। आप विकास सर किन लेवल्स पे कंफर्टेबल हो गए इस स्टॉक में एंट्री पाने के लिए? कहां पे मैं खरीदना शुरू करूं इस स्टॉक को? मुझे लगता है अगर 950 के आसपास ये स्टॉक वापस आता है कोई कारण से तो दैट वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर और वहां पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो 950 ऑड लेवल्स के आसपास अगर स्टॉक आता है तो अट्रैक्टिव बाय होगा। है पोर्टफोलियो में लकी हैं आप तो होल्ड करिएगा इस स्टॉक को, यहां से और अच्छे दमखम इवेंचुअली स्टॉक दिखाएगा। क्रिसिल अगला स्टॉक है। जैसे टाइटन के लिए गौरांग सर कह रहे थे, जाना जाता है कि राकेश सर ने कब इन्वेस्टमेंट करा था और कितनी वैल्यू क्रिएट करी। क्रिसिल में भी बहुत एग्रेसिव रहे हैं राकेश सर और क्रिसिल की डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगी। राकेश झुंझुनवाला साहब का क्रिसिल में 5.5% का आज की डेट में हिस्सा है, 5.5% का स्टेक है। क्रिसिल का भी मार्केट कैप 12-12.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि इनके स्टेक का मूल्यांकन है 670 करोड़ रुपए का। और ये स्टॉक रेटिंग एजेंसीज ऑफ लेट ठंडी रही हैं। क्रिसिल तो फिर भी बेटर परफॉर्म करके दिया है, बाकी दोनों लिस्टेड रेटिंग एजेंसीज तो बहुत तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। खैर ये बीच का पीरियड है, स्लो डाउन का पीरियड है, शायद इसीलिए भी इस तरह का ठंडा परफॉर्मेंस है। लेकिन ईयर टिल डेट दबाव जरूर होगा। पिछली बर्थडे से बिल्कुल यहां पे एटलीस्ट 20% तो कमा ही रहे हैं, किसी भी लिहाज से हैंडसम रिटर्न्स कहे जाने चाहिए। लेकिन गौरांग सर, क्रिसिल रेटिंग एजेंसीज का स्पेस ऑफलेट बड़ा स्लो डाउन, दिक्कतें और कुछ रेटिंग एजेंसीज को लेकर तो खबरें भी आई थी जिसके चलते उन स्टॉक्स की बहुत पिटाई हुई थी। क्रिसिल कैसा पोजीशन है सर, और पोर्टफोलियो में रखना चाहिए स्टॉक को क्या अब? बिल्कुल रखना चाहिए आशीष, और मेरे ख्याल से रेटिंग एजेंसीज या रेटिंग कंपनियों को अनुशासन रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनकी रेटिंग पर ही जो निवेशक हैं वो भरोसा करके निवेश करते हैं कोई भी आईपीओ में या फिर किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में। और हकीकत ये भी है, वास्तविकता ये भी है कि इनका पूरा कारोबार जो है रेटिंग एजेंसीज का, ये आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट में जो पेपर आते हैं उस पर निर्भर होता है, क्योंकि ये रेट करते हैं उन सब पेपर को और उनके रेटिंग पर डेफिनेटली देखते हुए निवेशक यहाँ पर निवेश करते हैं। थोड़ा माहौल सुस्त है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आईपीओ ने दस्तक नहीं दिए शेयर बाजार के दरवाजे पर। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ जैसे जैसे ये जो अर्थव्यवस्था है वो लॉकडाउन से ओपन अप हो रही है, अनलॉक हो रही है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर भी आपको कुछ कंपनियां हरकत में आते हुए दिखेगी, जिससे इन कंपनियों का कामकाज धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। और लंबी अवधि का अगर निवेश है तो बनाए रखें, और अगर निवेश करने की आप तक ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और जोड़ते जाएं। बिल्कुल सही बात है, होल्ड करिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी इन लेवल्स पे करा जा सकता है और किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलें। क्रिसिल का काउंटर जो अपने पीयर से कहीं बेहतर पोजीशन, आपको वैसे भी ये स्टॉक नजर आएगा, वो भाव भी दिखा रहा है, बाजार का भरोसा इस रेटिंग एजेंसीज के साथ खास तौर पर खड़ा हुआ है। और बिल्कुल सही, स्लो डाउन दिक्कत वाला माहौल था, इस ऐसे समय में निबलिंग करते चलें अच्छी फंडामेंटल, अच्छे आउटलुक वाली कंपनी के साथ। ल्यूपिन अगला स्टॉक, और मैं जो नाम ले रहा हूं आप लोग, जैसे ही मैं नाम ले रहा हूं आप लोग एसोसिएट कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार इस चैनल पे बातचीत हो चुकी है इन स्टॉक्स की, खास तौर पे इन पर्सपेक्टिव राकेश झुंझुनवाला। अच्छा, राकेश झुंझुनवाला साहब, बीच में आजकल ना कॉन्फ्रेंस कॉल जब होती हैं, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल जब होती हैं कंपनीज की रिजल्ट्स के बाद, उसमें भी खासे एक्टिव होने लगे हैं। तो कई बार देखोगे आपने, सब चैनल्स काट लेते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला सवाल पूछने आते हैं, चाहे वो टाइटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल में, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में, चाहे वो ल्यूपिन की एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो आजकल कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत एक्टिव हो रहे हैं राकेश सर। लेकिन चलिए, ल्यूपिन के स्टेक आपकी स्क्रीन पे 1.5% का स्टेक। ल्यूपिन वो कंपनी जिसका 40,000 से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरजे के स्टेक की मूल्यांकन 615 करोड़ रुपए और ईयर टू डेट परफॉर्मेंस और साल भर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर, 18-20% के आसपास के रिटर्न्स। लेकिन फार्मास्यूटिकल वो स्पेस जो ऑफ लेट बड़ा स्मार्ट मूव दिखाना शुरू करा है, स्ट्रीट की सबसे पसंदीदा बेट बन गई है। ऐसे में गौरांग सर, क्या ल्यूपिन वो पसंदीदा बेट होगी मेरी? क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए?
वेल आशीष, पहले खरीदारी की कवायद थी, लेकिन जिस तरीके से नतीजों ने निराश किया उसके पश्चात अपने बिकवाली की राय दी है। मैं उम्मीद रखता हूं कि स्थानीय मार्केट में कारोबार और अमेरिका में जो मार्केट है जिससे ज्यादातर योगदान बैलेंस शीट पे आता है, और मैनेजमेंट की ये टिप्पणी भी थी पिछले 2-3 तिमाही से जब से नतीजे आ रहे हैं कि वहां पर सुधार देखता दिख रहा है, लेकिन उसको बैलेंस शीट में तब्दील होने के लिए समय लगेगा, नतीजों में तब्दील होने के लिए समय लगेगा। तो अगर आपका निवेश है तो आप बनाए रखें क्योंकि सुधार दिख रहा है, और अगर निवेश नहीं है और फार्मा सेक्टर में आप निवेश का ध्यान बना रहे हैं तो टोरेंट फार्मा ज्यादा प्रेफरेबल होगा। इंटरेस्टिंग। तो ल्यूपिन रीसेंट रिजल्ट के डिसअपॉइंटमेंट के बाद है तो होल्ड करें। फ्रेश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेक्टर में एक पिक चाहिए तो ल्यूपिन से बेहतर होगा कि टोरेंट फार्मा, उस स्टॉक में आप लोग बेट कर सकते हैं। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज एक और स्टॉक जहां पे राकेश जी की बड़ी तगड़ी होल्डिंग है, स्क्रीन पर लेकर आएगा डिटेल्स विकास सर, ये आपके लिए 4.4% की करंट होल्डिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 70 लाख शेयर्स हैं राकेश सर के पास। 10,750 करोड़ रुपए की जुबिलेंट लाइफ साइंसेज की करंट मार्केट कैप, इनके स्टेक का मूल्यांकन आता है 475 करोड़ रुपए में, और इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। ईयर टिल डेट 25% के आसपास का उछाल, पिछले एक साल में 35-36% की उछाल तेजी दिखा चुका है। सेठी सर, कैसी लगती है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज? ये सवाल जो पूछ रहा हूं सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, इन लेवल्स पे बाय करूं क्या? बिल्कुल आशीष, देखिए एक बहुत ही शानदार कंपनी है। हाल ही में हालांकि कुछ खबरों की वजह से जो इनके चाइना से कोई कंसाइनमेंट आया और उसकी वजह से इनके कोई स्टाफ को कोविड हो गया था, उसके कारण प्लांट बंद थे, तब एक अच्छा मौका आया था स्टॉक में खरीदारी करने का। स्टॉक में कुछ गिरावट आई थी, बट वहां से हमने एक शानदार रिकवरी देखी है। स्टॉक अपने ईयरली हाइस के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। और बाकी एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे थोड़ा खरीदे, थोड़ा बाजार में कोई करेक्शन आता है, स्टॉक में कोई करेक्शन आता है तो वहां पे खरीदे। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और मुझे लगता है इस स्टॉक में हम आने वाले साल भर के अंदर 850-900 तक के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये भी वो काउंटर है जो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी। और सही है दिलाया सेठी सर ने, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था ना, तो कॉर्पोरेट इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जो रिपोर्ट हुए थे वो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का था कि इनके एम्प्लॉय को कोविड हो गया। उस टाइम पे कोविड को लेकर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन स्ट्रीट में आता था। आजकल तो कई सारी कंपनीज अपडेट देती हैं और शायद कवरेज के बिना ही अपडेट चले जाते हैं कि कोविड हुआ एम्प्लॉयज को। तो बड़ा शार्प रिएक्शन था, वो मौके थे शायद अच्छे, लेकिन अभी भी किसी भी गिरावट, किसी भी कमजोरी में एक्यूमुलेट करके चलें इस कंपनी जुबिलेंट लाइफ साइंसेज को। इस नोट पर एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पार आरजे यानी कि बिग बुल के पोर्टफोलियो के कुछ और बेहतरीन बेट जो हैं, सबसे एग्रेसिव बेट जो हैं उनके, उस पर बातचीत कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिग बुल यानी कि राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल की बिग बेट्स की, वो स्टॉक जहां पे उनका सबसे तगड़ा एक्सपोजर है। क्या उन स्टॉक्स में बिग बुल ने ऑब्वियसली उनके फंडामेंटल्स चेक करे होंगे, उन्हें अच्छे लगे होंगे, लेकिन क्या हमारे आपके लिए अच्छे मौके हैं इस समय भी उन स्टॉक्स में निवेश करने के? क्योंकि हर चीज एक प्राइस पे, एक भाव पे अच्छी लगती है। बिग बुल के पुराने इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी वो कड़ी में हम वो सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं रिविजिट करूंगा अब तक जिन स्टॉक्स पे बात हुई और जो रिकमेंडेशंस आए, लेकिन अगली कड़ी में स्टॉक जो है वो है फेडरल बैंक। और राकेश झुनझुनवाला साहब का फेडरल बैंक, डॉक्टर साहब वो लेकर आइएगा स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट 3% से थोड़ा ज्यादा ही स्टेक है फेडरल बैंक पे। 10,550 करोड़ रुपए का फेडरल बैंक का मूल्यांकन, बिग बुल के स्टेक की वैल्यू 320 करोड़ रुपए। और फेडरल बैंक किस तरह का परफॉर्मेंस है आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक साल पहले मेरे ख्याल से 80, 90, 100 के जोन्स पे ट्रेड करता था और अब 50 ऑड लेवल्स के आसपास। इसीलिए वो ईयर टिल डेट रिटर्न्स और एक साल के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। पिछले बर्थडे से इस बर्थडे के बीच में बिग बुल ने आधा पैसा गवा दिया है फेडरल बैंक में, कहना चाहिए। लेकिन गौरांग सर, फेडरल बैंक कैसा लगता है? थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन जहां खड़ा है इस समय, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनता है? बिल्कुल बनता है। और उतार चढ़ाव तो बाजार के दो पहलू है आशीष, और अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी निवेशक अगर निवेश करता है तो, और हर निवेशक यही चाहता है कि हमारे निवेश करने के बाद शेयर ऊपर जाए, नीचे ना आए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। एक्सक्यूज मी, उतार चढ़ाव एक पहलू है बाजार का, और वहां से अगर आपका 90 का नजरिया है तो खरीदारी की कवायद है। और ये फेडरल बैंक में दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि ये एक तो दक्षिण भारत स्थापित एक बैंक है, केरला में हेडक्वार्टर्स है इनके, और केरला में जो बाढ़ आई थी उसको लेकर के काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था इस बैंक को। और उसके पश्चात भी अगर आप देखने जाए तो जो
दिक्कतें बैंकिंग सेक्टर को सामना करना पड़ा था, उसको लेकर के भी प्रोविजनिंग, ग्रॉस नेट एनपीए में वगैरह वगैरह आंकड़े थोड़े निराशाजनक थे, लेकिन अब सुधार दिख रहा है और हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो फिर से वो ऊपरी स्तर लौट के आए, उसमें हमें ताज्जुब नहीं होगा। ओके, तो फेडरल बैंक खरीदारी करने के मौके हैं जिन लेवल्स पे अभी आके खड़ा हुआ, अट्रैक्टिव जोन्स है, अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, और लॉन्ग टर्म का नजरिया, लंबी अवधि का नजरिया लेके चलिएगा फेडरल बैंक पर। दो और स्टॉक्स क्विकली कवर करना चाहूंगा मैं, उसमें विकास सर अगला स्टॉक है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और एमसीएक्स में बिग बुल का ऑलमोस्ट 4% का हिस्सा, 6600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, तो बिग बुल का स्टेक जो है करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास का, और एमसीएक्स में भी अच्छा पैसा बना है। पिछले बर्थडे से इस बर्थडे के बीच में 50% का मूव इस स्टॉक ने दिखा दिया है। पर विकास सर क्या करना चाहिए, एमसीएक्स जहां इस समय खड़ा है, स्टॉक पे कॉल क्या होगा? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत ही शानदार कंपनी है, नियर मोनोपोली है अपने फील्ड में, ये आपके क्रूड है, मेटल्स है, और बाकी काफी अच्छे मार्जिन्स है, नतीजे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे आते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। हालांकि अपने निचले लेवल से एक अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में हुई है, तो उस लिहाज से थोड़ी गिरावट का इंतजार करके खरीदारी करें। अब बाकी इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूं और मेरा एक साल में इसका लक्ष्य रहेगा 1550 रुपए। अच्छा विकास सर, क्विकली एक स्टॉक और दिखाई डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, समय खत्म हो गया है, एनसीसी का, जहां पे आरजे ने बड़ा एग्रेसिव बेट लिया था, 10% से ज्यादा होल्ड करते हैं, 6.23 करोड़ शेयर्स की होल्डिंग है, और ये स्टॉक तो हम सब जानते हैं इंफ्रा कंपनीज की पिटाई, उसमें एनसीसी खास तौर पे रीसेंट रिकवरी के बावजूद देखिए किस तरह की वैल्यू इरोजन इस स्टॉक में होती हुई नजर आई है। विकास सर, एनसीसी में क्या करना चाहिए, अब जो हो गया वो हो गया? नहीं, अगेन देखिए अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छी खासी पिटाई हो गई है, हाल ही में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे उसकी वजह से भी गिरावट आई है, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी इस स्टॉक को खरीदा जाना चाहिए और बाकी गिरावट पे और ऐड करें। और ये स्टॉक मुझे लगता है विद इन द इंफ्रा स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की बैलेंस शीट है और यहाँ से अच्छा करेगा। मेरा इस पे साल भर का टारगेट 45 से 50 रुपए का है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की या कोई भी गिरावट पे और ऐड करने की सलाह है। तो लार्जली जितने स्टॉक डिस्कस करें सब में खरीदारी, टाइटन खरीद के चलें, एस्कॉट्स बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाना ज्यादा बेहतर होगा, या फिर करंट होल्ड करें जिनके पास है, क्रिसिल खरीदें, ल्यूपिन होल्ड करें जिनके पास है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट फार्मा में करना है तो टोरेंट फार्मा ज्यादा बेहतर है, जुबिलेंट लाइफ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, फेडरल बैंक खरीद के चलें, एमसीएक्स में खरीदना चाहिए, और एनसीसी जहां खड़ा है यहां पर, और यहां से कोई भी गिरावट आती तब भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के मौके। तो ये रही वो बिग बुल की जो सबसे बड़ी बेट्स थी इस समय, उन पे एक डिस्कशन।